तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इरेडा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों हाल ही में इरेडा ने अपने डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट कंफर्म कर दिया है। 2026 के फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट क्वार्टर था, यानी कि क्वार्टर 4, वहाँ पर कंपनी ने फाइनल डिविडेंड दिया था। और फाइनल डिविडेंड आप सभी को पता है काफ़ी दिनों बाद मिलता है। इंटरम डिविडेंड होता तो फटाफट मिल जाता, बट फाइनल डिविडेंड मिलने में काफ़ी टाइम लगता है। अब टाइम इतना ज़्यादा लग चुका है कि कंपनी ने जब रिज़ल्ट रिपोर्ट किया था उसके कई महीने बाद कंपनी ने उसका रिकॉर्ड डेट सेट किया है। और डिविडेंड का अमाउंट है 0.75 रुपीज़, सिंपल भाषा में 75 पैसे पर इक्विटी शेयर। अब इसका रिकॉर्ड डेट क्या है भाई? तो रिकॉर्ड डेट भी इस महीने का नहीं है, रिकॉर्ड डेट भी अगले महीने का है। 11 सितंबर तक तो जो इस कंपनी के शेयर होल्डर होंगे वो इस कंपनी में डिविडेंड के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हो। और हाल ही में इस कंपनी ने जो अपने Q1 रिपोर्ट किए थे उसमें भी रेवेन्यू ठीक था। पहले के कंपैरिजन में ग्रोथ रेट काफ़ी कम हो गई है। रेवेन्यू फिर भी 16% से ग्रो किया था, बट प्रॉफिट की जो ग्रोथ रेट थी वो रेवेन्यू के कंपैरिजन में बहुत बेहतर थी। 37% की ग्रोथ रेट कंपनी के प्रॉफिट्स में हमें देखने को मिली थी। और ये नंबर के बावजूद भी इस कंपनी के जो ट्रेंड है उसको देखकर साफ साफ हमें यही समझ आता है कि जो ट्रेंड पहले था वही हमें आज भी दिख रहा है, यानी कि नेगेटिव। देखो इरेडा को लेकर काफ़ी पहले मैंने एक चीज़ बताया था कि इस कंपनी में जो हाइप बना हुआ है वो हाइप एक्चुअल में सस्टेन में भी ना करता हुआ दिखे। क्यों? इसके रीजंस भी मैंने दिए थे। अब देखो एक मोनोपोली कंपनी जब होती है ना, तो वो कंपनी का हाइप कहीं ना कहीं सस्टेन भी हो जाता है। बट ये कंपनी मोनोपोली नहीं थी, ये कंपनी का जो बिज़नेस था वो सबसे पहले वाला था। लाइक अगर हम ईवी सेक्टर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो वहाँ पर टाटा पावर सबसे पहले आई। तो वहाँ पर टाटा पावर का हाइप बना। टाटा पावर के पास टाटा मोटर्स के पास ज़्यादा मार्केट शेयर भी गया। बट क्या ये बात किसी को नहीं पता था कि टाटा मोटर्स के साथ महिंद्रा भी, मारुति भी, एमजी मोटर्स भी, ह्यूंडई भी, किया भी अपने ईवीज़ को लॉन्च करेगी? बिल्कुल पता था ना। तो इनिशियल डेज में टाटा मोटर्स को लॉन्च करने का फ़ायदा तो मिला, बट वो मार्केट शेयर को वो सस्टेन नहीं कर सकते थे, क्योंकि बाकी प्लेयर्स उस टाइम आ ही नहीं थे। और जब आएंगे तो मार्केट शेयर तो लूज़ होगा, और वो मार्केट शेयर लूज़ हुआ भी। तो टाटा मोटर्स इनिशियल डेज में तो हाइप की वजह से अच्छी तेज़ी दिखाई थी, बट वो तेज़ी के बाद एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिला था। और यही सेम चीज़ था इरेडा के साथ भी। इरेडा जब IPO के थ्रू लिस्ट हुई थी तो रिन्यूएबल एनर्जी की फाइनेंसिंग कंपनी ये थी। बट ये कंपनी मोनोपोली नहीं थी, गवर्नमेंट कंपनी है लेकिन मोनोपोली नहीं है। और बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, लाइक टाटा पावर की बात कर ले, अडानी की बात कर ले, इन्होंने भी रिन्यूएबल एनर्जी में फाइनेंसिंग के लिए बैंक्स के साथ कोलैबोरेशन करना शुरू कर दिया। तो ये कंपनी को जो इनिशियल डेज में फ़ायदा मिलना था वो मिला, बट वो फ़ायदा को एक लॉन्ग टर्म तक कंपनी सस्टेन नहीं कर सकती थी, क्योंकि बाकी प्लेयर्स के आना अभी बाकी था। और बाकी प्लेयर्स जैसे आए तो ग्रोथ रेट जो पहले 40% हुआ करता था वो 30% पे आया, 20% पे आया। लास्ट क्वार्टर में तो 15% की ग्रोथ रेट ही कंपनी ने रेवेन्यू में दिखाई। तो इस वजह से कंपनी के जो वैल्यूएशन उस टाइम थे और जो अभी हैं उसमें आसमान ज़मीन का गैप दिखेगा। और वो इसलिए आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, और इरेडा एक लंबे टाइम से नेगेटिव ट्रेंड क्यों फॉलो करती हुई दिख रही है वो भी आपको समझ आ रहा होगा। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल कंपनी लाइक इन्फोसिस, रिलायंस, BSE जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के टेक्निकल्स प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किए जाते हैं, जिसको चेकआउट कर आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट इन कंपनी से किया जा सकता है। और साथ में सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल है, तो उनके कॉल्स एंड रिसर्च वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। आज के दिन HAL की परफॉर्मेंस हमें कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं, और ये परफॉर्मेंस के पीछे का कोई स्पेशल रीज़न नहीं है। बोल सकते हैं एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन हमें HAL में विटनेस करने को मिला है। बट HAL से रिलेटेड जब हम बात कर रहे हैं तो इस कंपनी से रिलेटेड बीच में काफ़ी मस्त न्यूज़ हमें सुनने को मिली थी।
न्यूज़ ये था कि एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया है डिसोल्यूशन ऑफ इन्फोटेक एचएल लिमिटेड। इसमें 50-50% का जॉइंट वेंचर उन्होंने क्रिएट किया है एचएल और साइंड कंपनी जो है उनके बीच में। तो ये एक काफ़ी बड़ी खबर है और एचएल के इन्वेस्टर्स इस न्यूज़ को ज़रूर नोट डाउन चाहें तो कर सकते हैं। बीच में एचएल की अर्निंग्स की जब हम बात करते हैं तो वो थोड़ी पहले के मुकाबले बेहतर हमें नज़र आई है। Q1 में कंपनी ने सबको सरप्राइज़ कर दिया और अभी इस कंपनी के ट्रेंड को आइडेंटिफाई जब आप करोगे तो 50 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है वो 200 डेज से ऊपर दिख रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो बीच में इंटरसेक्ट हुआ था टॉप से बॉटम की ओर, उससे एचएल का ट्रेंड कंप्लीट नेगेटिव बना हुआ था, बट अभी देखोगे तो बॉटम से इंटरसेक्ट कर दिया है 50 डेज मूविंग एवरेज ने 200 डेज मूविंग एवरेज के लाइन को। तो ट्रेंड के हिसाब से अगर हम देखें तो एचएल पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर ट्रेंड हमें फॉलो करती हुई दिख रही है। और ऐसे टाइम पे कोई भी अच्छी न्यूज़ आएगी तो उसका रिएक्शन हमें एचएल में देखने को मिलेगा भी, और बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी दिखेगा, जो कि आज के दिन हमें विटनेस करने को मिला भी है। बाकी एचएल और साथ में इरेडा और साथ में एचडीएफसी बैंक के टेक्निकल्स अगर आपको प्रॉपर एनालिसिस देखने हैं तो आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। यहाँ पर टेक्निकल्स के साथ इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, फ्री में ही चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं एचएल के अर्निंग्स के बारे में। तो पिछले एक साल में जो ग्रोथ रेट है वो अभी डबल डिजिट में दिख रही है, बीच में सिंगल डिजिट में हुआ करती थी। और डबल डिजिट में क्यों हुई है? क्योंकि Q1 के नंबर्स कंपनी ने इम्प्रेसिव दिखाया है, इस वजह से एक्सपेक्टेशंस को इसने बीट कर दिया है, इस वजह से भी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। एचडीएफसी बैंक की दोस्तों बात करें तो एचडीएफसी बैंक का शेयर बीच में हमें तेज़ी दिखाता हुआ नजर आया था, क्योंकि 1.75 बिलियन डॉलर बॉन्ड के ज़रिए डॉलर बॉन्ड के ज़रिए इसने रेस किया है। 1.75 बिलियन डॉलर अगर इन्होंने रेस किया है डॉलर बॉन्ड के ज़रिए, तो ये कोई छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। बट इस न्यूज़ का असर लिमिटेड ही दिखा है। 52 वीक लो पे स्टिल एचडीएफसी बैंक हमें देखने को मिल रही है। और एचडीएफसी बैंक 52 वीक लो पे क्यों है, इसके पीछे का भी 2-3 बड़ा कारण है। एक कारण तो चेयरमैन का रिजिग्नेशन था, दूसरा Q1 के अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से दिखे नहीं थे, मार्जिन्स गिरने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न थे, और ये सारी चीज़ों की वजह से एचडीएफसी बैंक की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही है। बट जब हम बात करते हैं पूरे बैंकिंग सेक्टर के बारे में तो बर्स्टिंग की एक्सपेक्टेशन है कि बैंकिंग सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है 2027 के फाइनेंशियल ईयर में वो हमें हेल्दी देखने को मिल सकता है। उन्होंने अपने हेल्दी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस को मेंटेन किया है, और उनके हिसाब से कई सारे बैंक्स ऐसी हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकती हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने हाईलाइट किया है एचडीएफसी बैंक को। और उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि एचडीएफसी बैंक में पोटेंशियल है 56.7% करंट लेवल से ऊपर जाने का। उसके साथ जो अच्छी ग्रोथ दिखाई है बैंक्स ने, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक का भी नाम मेंशन है, उसमें पोटेंशियल बताया है 31.1%। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात किया गया है 32.4% से। एक्सिस के बारे में बात किया गया है 14.8% से। और उसके साथ एसबीआई के बारे में बात किया गया है 2.6% से। ठीक है। और इंडसइंड बैंक को लेकर एक्सपेक्टेशंस 1.5% डाउनसाइड की है। तो हेल्दी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन तो है, बट इसमें जो सबसे बड़ी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो एचडीएफसी बैंक के लिए है। क्यों भाई? क्योंकि एचडीएफसी बैंक का जो रीसेंट परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ख़राब रहा है, और अच्छी ग्रोथ अगर ये रिपोर्ट करती है तो एक्सपेक्टेशंस अगर मीट होता है तो आपने अभी रिसेंटली देखा था एमटीएफ बुक में सबसे बड़ी होल्डिंग हमें एचडीएफसी बैंक की दिख रही थी, क्योंकि लोग इसको अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहे हैं। और एक्सपेक्टेशन अगर मीट होता है तो मल्टीपल लोग इस बैंक में अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज 20 साल के लोवेस्ट लेवल पे है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है अगर आप एचडीएफसी बैंक के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी है आस्था स्पिनटेक्स। हाल ही में दोस्तों कंपनी के बोर्ड ने 1:1 की रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की है, जिसमें एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को इसने एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को ज़रूर आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्ट नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।